आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज है गुरुवार, तारीख हो गई है 19 अगस्त। इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं नितिन ठाकुर। देश दुनिया में इन दिनों बहुत कुछ घट रहा है, कोरोना से लेकर तालिबान तक। तो सबसे पहले आपको अपडेट देंगे अफगानिस्तान का और बताएंगे कि पिछले 20 सालों में वहां की इकोनॉमी कैसी रही। फिर बात होगी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक आदेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव बाद बंगाल में जो हिंसा हुई थी उसकी जांच अब सीबीआई करेगी। तो ममता की पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर होगा बताएंगे। फिर कथित लव जिहाद मामले में गुजरात सरकार को गुजरात हाई कोर्ट से भी एक झटका लगा है, उसका भी जिक्र होगा। और आखिर में बात करेंगे पोस्ट कोविड इफेक्ट्स की। महिलाओं में हार्मोन के असंतुलन की वजह बन रहा है ये। इसका जवाब, इलाज, सब कुछ डॉक्टर से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रतीक वाघमारे से हेडलाइन सुनते हैं। अफगानिस्तान के असदाबाद शहर में तालिबान लड़ाकों ने स्वतंत्रता दिवस की रैली में राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें कई लोग मारे गए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ये पहला सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन सामने आया है। इसी संकट के बीच बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि अब वो अफगान सरकार के साथ कोई हथियारों की डील नहीं करेंगे। सभी ऐसी डील्स को रद्द कर दिया गया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेज प्रताप के बीच चल रही रार में एक बार फिर से जगदानंद सिंह ने कहा है कि आखिर तेज प्रताप यादव कौन है। वे सिर्फ लालू प्रसाद यादव के प्रति जवाबदेह हैं। उधर तेज प्रताप यादव ने जगदानंद को हटाए जाने की मांग कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ऐलान किया है कि सरकार ने माफियाओं की जो जमीनें जब्त की है वहां गरीबों और दलितों के लिए मकान बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन देने का भी ऐलान किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की डायरेक्टर प्रिया अब्राहम ने बताया कि बच्चों के लिए सितंबर तक वैक्सीन की उपलब्धता हो सकती है। इसके लिए 2 से 18 साल की उम्र वालों के लिए विभिन्न अस्पतालों में ट्रायल भी चल रहा है। सेना में स्थायी कमीशन मिलने में हो रही देरी को लेकर महिला ऑफिसर्स ने अब सरकार को कानूनी नोटिस भेजा है। ये नोटिस रक्षा मंत्रालय को उन 72 महिलाओं ने भेजा है जिनको सेना में स्थायी कमीशन देने के लिए योग्य ठहराया गया था। और सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान अफगानिस्तान दूतावास ने 6 हफ्ते का समय मांगा है। दूतावास ने अफगानिस्तान के हालातों का हवाला देते हुए कोर्ट से मामले की सुनवाई 6 हफ्ते टालने की अपील की है। इतना ही नहीं, दूतावास ने कोर्ट में कहा है कि अभी वहां हालात सही नहीं है, हर ओर सिर्फ अफरा तफरी है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद से डर का माहौल है। हालांकि तालिबानी शासन के खिलाफ कई जगहों पर अफगानी नागरिकों ने प्रदर्शन किया है। काबुल में जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं जिन पर तालिबानी लड़ाके तैनात हैं। इस बीच भारत अभी तक भारतीय दूतावास के अधिकारियों, स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को वापस ला चुका है, लेकिन अब भी तमाम भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। तकरीबन 1650 भारतीयों ने दूतावास में मदद की गुहार लगाई है। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी जारी की है, लेकिन सभी के लिए फौरन मदद भेज पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि इसी बीच नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया। उन्होंने आज तक से बात करते हुए मदद का भरोसा दिलाया है। काबुल से सभी हमारे भारतीय नागरिकों को वापस लाने का कार्य हमने प्रारंभ किया और ये फ्लाइट सुचारू रूप से रविवार तक चल रही थी। सोमवार को अफगानिस्तान ने अपने एयरपोर्ट के एयर स्पेस को नो टाइम के नोटिस के आधार पर बंद कर दिया और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सोमवार से वहां चल नहीं पाई। तब हमने सोचा कि वायुसेना के प्लेन्स को भेजेंगे। हरक्यूलिस वायुसेना का ग्लोब मास्टर काबुल से जामनगर लैंड किया। तो हमारा प्रयास है कि एक भी व्यक्ति ऐसा ना छूटे जो वापस घर आना चाहता हो लेकिन साधन उत्पन्न हो। तो एक तरफ जहां चर्चा गर्म है कि भारत और तालिबान के रिश्ते अब कैसे होंगे, उसी बीच तालिबान ने एक फैसला लेते हुए भारत से आयात और निर्यात दोनों पर रोक लगा दी है। और ऐसा तब है जब बीते दिनों ही तालिबान ने यह कहा था कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। भारत चीनी, चाय, कॉफी, मसाला समेत दूसरी चीजें एक्सपोर्ट करता रहा है, जबकि 85% ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से हम लोग खरीदते हैं।
ऐसे में जाहिर है अफगानिस्तान की इकोनॉमी पर भी इसका जबरदस्त असर पड़ेगा। हमने बात की इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के दीपू राय से और उनसे पूछा कि पिछले 20 साल में अफगानिस्तान की इकोनॉमी के हालात कैसे रहे। 2002 से, जैसा कि आपने टाइम फ्रेम चुना जब से यूएस फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय की आफ्टर 9/11 के इंसिडेंट के बाद, तो जो इकोनॉमी 4.37 बिलियन डॉलर्स की थी, अमेरिकन डॉलर्स की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि और उसके बाद जो मैक्सिमम इनका कहा जाए कि एक चढ़ाव रहा वो 2012 तक रहा 20.29 बिलियन ऑफ यूएस डॉलर्स का। तो ये 2012 तक तो लगातार ये बढ़ता रहा जो है उनकी इकोनॉमी का ये बेसिक पैरामीटर जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। लेकिन प्रोडक्शन इसमें के बाद 2013 के बाद एक स्टेगनेंट होने लगा ये, और लगातार ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी पर कोई बहुत बड़ा प्रेशर दिखना शुरू हो गया 2015 के बाद। तब से इकोनॉमी 20.22 बिलियन डॉलर्स के बाद से आप देखिए कि 2016 में जाकर के 17.99 यानी तकरीबन 18 बिलियन ऑफ यूएस डॉलर की हो गई, और ये लगातार तब से एक तरह से कहा जाए कि उसी के आसपास घूमती रही। एक तरह से बीच में कभी उतार या चढ़ाव रहा, लेकिन एक तरह से मोर और लेस वो गिरावट ही रही। और 19.13 2020 तक के जो नंबर्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो आंकड़े आते हैं अप्रैल 2021 में जो उसने अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया था, उसमें ये डेटा अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर के ये जो ग्रोथ रेट है, चेंजेस जो है वो 27% के आसपास था, और आप 2019 से 20 के बीच का चेंजेस देखिए तो 1.36%। तो ह्यूज डिफरेंसेस। ये लेटेस्ट जो यूएस के बाद थोड़ी थोड़ी चीजें डेवलप हुई थी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड या आईएमएफ का हेल्प, वो सब कुछ फिर से बंद हो गया है। तो लिहाजा रिजल्ट ये होगा कि तालिबान के पास कुछ भी मॉनेटरी पावर फिलहाल नहीं है जिससे कि वो डेली के पब्लिक फाइनेंस के जो खर्चे होते हैं उसको वो एक तरह से मैनेज कर पाए। दीपू ये बताइए कि विदेशी मदद तो रुक गई है, ऐसे में शासन कैसे चलेगा? देखिए वो लोग जिस तरह से शासन किए भी थे पहली बार में, तो नजरुल्लाह को जिस तरह से आउट किया था उन लोगों ने, और एक कुछ भी एक प्लान इकोनॉमी थी उस समय रशियन इन्वेजन के बाद का जो शासन वहाँ पे था, तो एक स्ट्रक्चर तो जरूर बिल्डअप हो रहा था। लेकिन उसके बाद तालिबान का उदय होता है, और तालिबान का जो आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग है वो बहुत इकोनॉमी को लेकर के उसका बहुत लेना देना बहुत नहीं रहता। उसका एक ही मात्र वो था कि किसी तरह से एक जो उनका अपना डिफिनीशन है उसको एस्टेब्लिश करते हुए रिलीजियस उनके अपने अकॉर्डिंगली जो रिलीजियस डिफिनीशन है उसको एस्टेब्लिश करना। तो जनरली वो जो सबसे ज्यादा जैसा मैंने बताया कि 3/4 इकोनॉमी रूरल एरिया में पब्लिक रहती है, तो उनके लिए कुछ खास किसी नए फाइनेंशियल खासतौर से आपको अंदाजा होगा कि वो सूद या बैंकिंग सिस्टम पर बहुत रिलाई नहीं करते। सारे रिसोर्सेज हैं जिस पर बाकी कंट्रीज की निगाह है, रसिया या चाइना की, तो हो सकता है कुछ मदद उनको वहां से मिले। और पाकिस्तान इस हालत में नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को खुद ही आईएमएफ जो है जिस तरह से चंक वाइज कर्टेल करके अपना फंडिंग कर रहा है उसमें उसके लिए भी चैलेंज है। तो ज्यादातर निगाह यह है कि चाइनीज या रसियन जो है थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, हालांकि अभी भी उनकी ओर से भी बहुत क्लियर इंडिकेशन नहीं आया। और सबसे बड़ी चीज की वहाँ पे जो लोकल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, वो उनकी नजर में है, और हो सकता है कि इसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी बहुत उनको एक इकोनॉमिक फौरी तौर पर राहत मिले। अदरवाइज ओपीएम के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। एक बड़ा सा हिस्सा जो है उनका डिफेंस पे नो डाउट खर्च करना ही पड़ेगा क्योंकि एक अनस्टेबल गवर्नमेंट वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि मिलिट्रीली वो ज्यादा इक्विप्ड रहे। तो इकोनॉमी को रन करना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा मामले में एक नया मोड़ आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई की और राज्य सरकार से मामले की जांच सीबीआई को सौंप देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने एसआईटी गठन का भी आदेश दिया जिसको सुमन बोहरा साहू हेड करेंगे। असल में बंगाल के चुनाव नतीजे आने के बाद हिंसा की घटनाएं बढ़ गई थी। हमने काफी कुछ सुना वहां के बारे में और फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। इन गंभीर मामलों की जांच के लिए कोई बहुत विशेष पहल ममता सरकार की तरफ से की नहीं गई और ऐसे में कोलकाता हाईकोर्ट का अब इस जांच को सीबीआई के हाथ सौंपने का आदेश ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि टीएमसी तो जांच नहीं चाहता था सीबीआई से। इस फैसले का टीएमसी या ममता पर क्या असर होगा
ये जानने के लिए हमने बात की सीनियर जर्नलिस्ट जयंता घोषाल से। देखिए, कोई संदेह नहीं है कि ये ममता बनर्जी सरकार के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए एक झटका है, क्योंकि हाई कोर्ट जो जजमेंट दे रहे हैं वो जजमेंट के बारे में आप नाराजगी प्रकट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये जजमेंट के साथ हम लोग सहमत नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट को आपको मान्यता जो है वो आपको मानना ही पड़ेगा कि हाई कोर्ट इज हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने जब कह रहे हैं कि ये सीबीआई के पास दिया जाएगा, हाई कोर्ट जब कह रहे हैं कि ये जो एलिगेशन है इसमें दम है तभी ना सीबीआई को दिया जा रहे हैं, मतलब जो ऑर्डर, तो इसीलिए जो कंप्लेंट था कि हिंसा हुई है उनके बारे में एक जिसको जस्टिफिकेशन जिसको कहता है वो मिल जाता है। और दूसरी बात है कि जब ये तृणमूल कांग्रेस कह रहे थे कि ये झूठा इल्जाम है, तो ये झूठा इल्जाम नहीं है, ये इसमें दम है, ये बीजेपी को भी मतलब ऑक्सीजन मिलता है, उनके जो मूवमेंट है, उनके जो आंदोलन है। तो मुझे लगता है इसका एक तरफ एक जुडिशियली इशू है, लीगल इशू है, दूसरी तरफ राजनीतिक है। तो आप जो पूछ रहे हैं इसके राजनीतिक प्रभाव जो है ये जबरदस्त होगा, क्योंकि इसको लेके भाजपा आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए, यू शुड नॉट अंडर एस्टिमेट ममता बनर्जी। ममता भी इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऑलरेडी त्रिपुरा में क्या हो रहा है, ये जो वहां भी जो अपोजिशन तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जो हो रहा है उसके बारे में भी जिक्र कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस कॉम्बैट करेंगे जो कांग्रेस में नहीं है दम। मतलब राहुल गांधी बार बार हम देखते हैं कि जब भी कोई एग्रेशन होता है उनके ऊपर, वो आरोप और उसमें वो डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी का नेचर ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो भी एग्रेसिव है। तो इसीलिए ये तू मैं बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल के लिए ये अच्छी खबर नहीं है कि अगर हिंसा बढ़े और उसमें प्रॉब्लम और बढ़े, लेकिन कोई संदेह नहीं है आज के दिन में ये हाईकोर्ट का जो राय है वो बीजेपी को मतलब उनको जो एलिगेशन कंप्लेन उसमें पुष्टि देता है। जयंता जी, जांच के लिए कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया है, इसको हेड किया जाएगा सुमन बोहरा साहू की तरफ से। ये कौन है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है ना? नहीं, देखिए, इसमें 2-3 इशू है। एक इशू है कि पहले ह्यूमन राइट कमीशन भी जब आए थे ना, उस समय भी ममता बनर्जी के सरकार ने शिकायत किए थे कि ह्यूमन राइट कमीशन प्रेजुडिस्ड है और भाजपा मतलब उनको चला रहे हैं, और शिकायत किए थे ह्यूमन राइट कमीशन की जो रिपोर्ट है उससे क्रेडिबिलिटी नहीं है और वो उसको बदलना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी ह्यूमन राइट कमीशन के रिपोर्ट को भी हाईकोर्ट ने बोल दिए हैं कि वो जो कह रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। और एसआईटी जो है, वो एसआईटी के जो रोल है उसमें कोई पॉलिटिकल यूज ये एसआईटी ना करे, ये सबसे पहले देखने लायक है। अभी ये जो किसके लीडरशिप में होगा उससे ज्यादा इशू है कि ये इसका जो मोडस ऑपरेंडी है उसमें, जैसे देखिए ना, एक है प्री पोल वायलेंस होती है, एक है पोस्ट पोल वायलेंस। तो प्री पोल वायलेंस चुनाव के पहले जो हुआ था उसमें जो अभी जो हाईकोर्ट ने जो आज किया है, ये बीजेपी का शिकायत पोस्ट पोल मतलब चुनाव का नतीजा के बाद, मतलब 2 मई के बाद जो हुआ है, लेकिन वो पोस्ट पोल वायलेंस को मतलब जो इग्नोर किया था। अभी क्या होगा, अभी हाईकोर्ट ये बोलने से एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन का रिलीज किया गया है जो बीजेपी के साथ संबंधित है, ये शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो ममता बनर्जी खुद सीआईडी से इन्वेस्टिगेट कराते हैं, तब बीजेपी शिकायत करते हैं कि ममता बनर्जी स्टेट गवर्नमेंट को पुलिस फोर्स को यूज करके पॉलिटिकली कर रहे हैं। और ममता बनर्जी शिकायत करते हैं जब भी बीजेपी सरकार कुछ करते हैं, कहते हैं कि ये बीजेपी डिक्टेटेड है। गवर्नर भी कुछ बोलते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी का एजेंट है। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, ये देखने लायक है कि एसआईटी का जो स्कोप एंड लिमिट और इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस, ये सब एकदम बीजेपी के जो मतलब ममता और बीजेपी का जो राजनीतिक जो आरोप और प्रत्यारोप है उससे बाहर हट के, क्योंकि हिंसा पश्चिम बंगाल में आज नहीं, बहुत सालों से, मैं 40 साल पत्रकारिता कर रहा हूँ। पहले सीपीएम हिंसा करते थे, तृणमूल कांग्रेस अपोजिशन में रहते थे, आज तृणमूल कांग्रेस रूलिंग पार्टी है। देखिए, यूपी बिहार में हम जानते हैं कि हिंसा होती है, लेकिन वो कास्ट और कम्युनल बेसिस पर होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा
मुझे शायद पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक हिंसा वो किसी राज्य में इतना मैंने कभी देखा नहीं है। और इसीलिए मैं खुद बंगाली हूँ, लेकिन हैरान हूँ पश्चिम बंगाल का हिंसा देख के। और ये इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन, जब भी पावर में आते हैं लोग और पुलिस के साथ मिलके ये हिंसा करते हैं, तो इसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। और ये मुझे उम्मीद है कि सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेशन करे और सच जो है वो आए, तो उसमें कम से कम दूध का दूध पानी की पानी हो जाए। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। इधर ममता को बंगाल में झटका लगा, उधर गुजरात हाईकोर्ट ने रूपाणी सरकार को झटका दिया। कथित लव जिहाद कानून पर गुजरात हाईकोर्ट ने धारा 3, 4, 5 और 6 के संशोधनों को लागू करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है जब तक किसी व्यक्ति पर लड़की को लालच देने या जोर जबरदस्ती की बात साबित नहीं होती, तब तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होगी। हाईकोर्ट में जमीयत उलेमा हिंद पहुंची थी, याचिका उसी ने दायर की थी और ये सुनवाई उसी पर हुई है। हालांकि याचिका में तो इस कानून पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की गई थी। खैर, देखना भी यह है कि विजय रूपाणी सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देगी या नहीं देगी। हमने ज्यादा जानकारी के लिए बात की अहमदाबाद में आज तक रेडियो रिपोर्टर गोपी घांगर से। गुजरात सरकार जो है वो इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में अब चुनौती देगी, क्योंकि आज जो हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजियस की जो धाराएं हैं 3, 4, 5 और 6, इसके बदलाव के सामने रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने। साथ ही हाईकोर्ट ने अपने अवलोकन में ये साफ तौर पर कहा है कि अलग अलग धर्म के लोग शादी करते हैं तो उनके सामने कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से लव जिहाद का कानून गुजरात के विधानसभा में पास किया गया था, उसे कानून के तौर पर स्थापित करके अब तक करीब 5 से ज्यादा मामले गुजरात के अलग अलग पुलिस थाने में इसके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं। वैसे नहीं, ये हम कह सकते हैं कि रूपाणी सरकार के लिए बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जिस तरीके से आज हाईकोर्ट ने कहा है कि धर्म स्वतंत्रता पे किसी के वो किस तरीके का धर्म पालन करना चाहते हैं। गोपी, वडोदरा में इस कानून के तहत पहली शिकायत दर्ज हुई थी। इसमें युवती ने गुजरात हाईकोर्ट के सामने किसी भी जोर जबरदस्ती की बात से तो इनकार किया था और अपने पति पर दर्ज एफआईआर भी वापस लेने के लिए कहा था। तो क्या ऐसे मामलों को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है? बिल्कुल इसी तरीके के मामलों को, क्योंकि जमाते उलेमाए हिंद ने और जो माइनॉरिटी कमीशन है यहाँ का, गुजरात में जो एनजीओ चलाता है माइनॉरिटी राइट्स के लिए काम करने वाला एनजीओ, उसने एक हाईकोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की थी और उसी एप्लीकेशन की सुनवाई के दौरान इस तरीके का मामला हाईकोर्ट के सामने आया है। हाईकोर्ट ने आज अपने अवलोकन में ये भी कहा है कि अगर कोई बालिग लड़का या लड़की अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो उन्हें किसी की भी यानी कलेक्टर की अनुमति की जरूरत नहीं है। अलग अलग धर्म के ऐसे कई सारे लोग हैं जो अलग अलग धर्म के होने के बावजूद उन्होंने लव मैरिज किया है और आज भी वो सालों से साथ में रह रहे हैं। तो गुजरात हाईकोर्ट का जो अवलोकन है वो काफी अहम है। हालांकि अब इस पर सुनवाई होगी। फिलहाल गुजरात हाईकोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है। जो धाराएं लगाई गई है और जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोरोना वायरस का असर आने वाले कितने सालों तक रहेगा ये तो मालूम नहीं है। हालांकि कई वैज्ञानिक अपनी स्टडीज के आधार पर बताते हैं कि 2022 तक रहेगा या 2024 तक भी, कुछ ने कहा जीवन भर रहेगा। तो ये तो पता नहीं कब तक रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि कोरोना से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कितनी मजबूती से लड़ पाता है, क्योंकि आए दिन हम या तो किसी नए वेरिएंट के बारे में सुनते हैं या किसी पोस्ट कोविड सिम्टम के बारे में। अभी हाल ही में एक जर्नल है, जर्नल ऑफ एंडोक्राइन सोसाइटी, उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। खासकर महिलाओं में कोरोना की वजह से हार्मोनल इनबैलेंस की शिकायतें जो आई हैं उसके बारे में इसमें लिखा है। स्टडी कहती है कि कुल 15% पेशेंट्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या देखी गई। हफ्ते भर पहले की खबर है कि लखनऊ के SGPGIMS में हर दिन 10 पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स हैं।
लेकिन हार्मोन और कोरोना का क्या कनेक्शन है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लिए हमने बात की डॉक्टर आस्था दयाल से, जो गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हैं सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में। कोविड-19 का रिलेशन मेल और फीमेल हार्मोन्स के साथ भी देखा गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि मेन में यानी कि आदमियों में कोविड-19 से डेथ रेट थोड़ा ज़्यादा है लेडीज़ के मुकाबले, एंड कुछ स्टडीज़ इस बारे में भी हो रही हैं कि शायद ईस्ट्रोजन जो एक फीमेल हार्मोन है वो लेडीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है, और मेनोपॉज के बाद जब ईस्ट्रोजन कम हो जाता है इसलिए ओल्ड एज में विमेन ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हैं विद कोविड-19। तो ईस्ट्रोजन शायद प्रोटेक्टिव है, एंड जिन लड़कों को या जिन मेन को कोविड हुआ है उनमें भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल प्रॉब्लम्स देखे गए हैं, क्योंकि उनको पिट्यूटरी और पैंक्रियाज जैसे डायबिटीज़ वर्सन हो रहा था लोगों का, और उसके अलावा उनको थायराइड, एड्रीनल, बोन्स जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स और इवन सेक्सुअल फंक्शन, स्पर्म काउंट, इसमें भी कमी देखी गई है। अब लेडीज़ की अगर हम बात करें तो PCOS जैसे एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हम बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस को, वो कोविड से वर्सन हुआ है, और जिनको PCO है उनको टेंडेंसी ज़्यादा हो रही थी कोविड की। सो PCOD में जनरली आपका कई बार आप ओबीज होते हैं, वेट ज़्यादा होता है, आपको साथ में डायबिटीज़ की क्षमता होती है, कोलेस्ट्रॉल हाई होने का चांस होता है, और उन सब के साथ यही सब हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं कोविड के लिए। और ये वाला जो प्रॉब्लम है हार्मोनल इम्बैलेंस की, ये लाइफस्टाइल और स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो जस्ट बिकॉज कोविड आया तो लोगों के स्ट्रेस लेवल्स, एंजाइटी लेवल्स बहुत ज़्यादा हो गए कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन उनको लग रहा था, और एक्सरसाइज एक्टिविटी लेवल्स रिड्यूस हो गए, फिर हॉस्पिटल भी जाना बंद हो गए या डॉक्टर्स से मिलना कम हो गया, बिकॉज ये वाली प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, तो इट टुक अ बैक सीट। तो इन सब वजह से PCO वर्सन हो गया, और जिनको PCO है उन्होंने अगर कोविड कैच किया तो उनको ज़्यादा सिवियर रहा या वो ज़्यादा प्रोन रहे कोविड को, एंड इससे कुछ वेट गेन होता है, एक्ने, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, इन सब से एबनॉर्मैलिटीज़ इन ब्लीडिंग हुई। ऑल्सो हमने देखा है कि कोविड वैक्सीन जब आप लेते हैं तो थोड़े से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाते हैं। तो जिनको भी PCO है, क्योंकि उसका पैथोजेनेसिस ऐसा है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, विटामिन D लेवल्स कम हैं, और मेल हार्मोन लेवल्स उनमें थोड़े ज़्यादा होते हैं, और वो स्ट्रेस से इंड्यूस्ड होता है, और उसमें एक इन्फ्लेमेटरी रीज़न भी हम बोलते हैं। तो इन सब के वजह से कोविड ज़्यादा हो सकता है। अच्छा आस्था जी, तो फिर इसका इलाज कैसे होगा? तो इसको प्रिवेंट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यही हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि डाइट अच्छा रखें और जंक फूड नहीं खाएं, हाई कार्बोहाइड्रेट इनटेक ना करें, हाई शुगर इनटेक ना करें, एक्सरसाइज करते रहें, एंड स्ट्रेस को कंट्रोल करें और वेट को कंट्रोल करें। स्ट्रेस एंड एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इन कोविड, एंड इससे ही बहुत सारे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब देखने को मिले। सो दैट इज़ व्हाट जनरली अभी तक हमने देखा है इन कोविड एंड हार्मोनल इम्बैलेंस। ऑल्सो जो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ थीं, जो HRT पे थीं, उनमें कोविड ने लेस स्ट्रांगली अफेक्ट किया। सो जैसे कि मैंने पहले बताया, ईस्ट्रोजन का जो थोड़ा प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, शायद उसने उनको थोड़ा सा बचाया। बट ये रिसर्च अभी ऑनगोइंग है, तो और जैसे जैसे चीज़ें पता चलती हैं हमारी भी नॉलेज बढ़ रही है। बट कोविड डज हैव एन इफेक्ट ऑन द हार्मोन्स ऑफ द बॉडी। और अब वक्त हो गया विदा का। कुछ कहना सुनना चाहें तो radio@aajtak.com पर जरूर लिख भेजें। हम आज तक रेडियो के पेज के अलावा आपको स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक, गाना, जियो सावन पर भी मिलेंगे। किसी भी शो का नाम लिखिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी पढ़ाकू नितिन का नया एपिसोड आ गया है तालिबान पर। इसमें आपको बारीक से बारीक जानकारी मिलेगी, इतिहास से लेकर वर्तमान की। सुनिएगा जरूर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने और साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो।